Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन. ठीक है. सो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हम स्टार्ट करे हैं लाइफ साइंसेस का सिलेबस, जहां पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल बायोलॉजी यूनिट में पढ़ा रही हूँ. सेल बायोलॉजी यूनिट में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई हैं. ठीक है. जो भी चीजें थी, जो भी टॉपिक्स थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में, प्रोटीन सॉर्टिंग का सारा प्रोसेस, एंड आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सेल साइकिल रेगुलेशन. ठीक है. इसके बाद एक ही तो टॉपिक बचेगा और आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो जितनी भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए. ठीक है. प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं लाइफ साइंसेस की वीडियोस. ठीक है. लाइफ साइंसेस की सारी वीडियोस एक साथ है विद द सिलेबस डिस्कशन, जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया है. आपके लाइफ साइंसेस का एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस किया है. आप वहां जाकर के पूरा देख सकते हैं. तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन. ठीक है. सेल साइकिल का रेगुलेशन. ठीक है. देखो ऑलरेडी आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा है, राइट. सेल साइकिल के बारे में आपने कब पढ़ा है? अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है. ठीक है. 9th 10th 11th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन में, है ना. तो आपको सेल साइकिल की बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए. मैं यहाँ पर रेगुलेशन का पार्ट पढ़ाऊंगी. ठीक है. अब देखो रेगुलेशन का ये जो लेक्चर है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. ठीक है. ये मैं पार्ट्स में पढ़ा रही हूँ. ये पार्ट 1 की क्लास है, पार्ट 2 या फिर अगर पार्ट 3 की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी कराऊंगी. ठीक है. सो बेसिकली सेल साइकिल रेगुलेशन का मतलब पहले समझते हैं. देखो क्या होता है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है विद द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल. ठीक है. जैसे हमने पढ़ा है ना, इंटरफेज, एम फेज, है ना, G1 G2, G1 S फेज, G2 फेज, उसके बाद M फेज. ठीक है. अब ये जो सेल साइकिल रेगुलेशन होता है, ये पूरा जो सेल साइकिल चलता है, इसमें रेगुलेशन होता है बीच बीच में. ठीक है. कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन सेल साइकिल के स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं और वो ये देखते हैं कि जो साइकिल है वो सही से चल रही है कि नहीं. ठीक है. लेट्स से अगर डीएनए बन रहा है ना, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सही से हुआ है कि नहीं. ठीक है. जो मेटाफेज प्लेट पर जो क्रोमोसोम आकर के अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर से, वो सही से अटैच्ड हुए हैं कि नहीं, है ना. ऐसा तो नहीं कि कोई डैमेज डीएनए चला जाए डॉटर सेल्स में, है ना, ऐसा ना हो, है ना. फिर क्या होगा, कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, किसी तरह का सिंड्रोम हो सकता है, लेट से अगर कोई डैमेज डीएनए चला गया आगे, है ना. तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हमारे पास चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये सेल के अंदर जो चेक पॉइंट्स होते हैं, ये देखते हैं कि जो भी काम है, जो सेल साइकिल में जो भी काम, जो भी स्टेजेस हैं, वो सही से हो रहे हैं कि नहीं. अगर इनकेस नहीं होते हैं तो वहीं पर सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, सेल को डैमेज रिपेयर किया जाता है. ठीक है. अगर रिपेयरेबल नहीं है तो उसकी डेथ करा दी जाती है. ठीक है. तो हम क्या पढ़ रहे हैं ये हमने देख लिया. अब इसी के रिस्पेक्ट में हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस. पूरा सेल साइकिल तो मैं नहीं डिस्कस करूंगी, बट डेफिनेटली मैं वो पार्ट जरूर बताऊंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर चेक पॉइंट्स. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल क्यों होता है. ठीक है. सेल साइकिल में क्या होता है, सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये डीएनए जो होते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन, और एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाती है. ठीक है. 2 डॉटर सेल्स बन जाती है और ये जो इस तरीके से हमें एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती है. 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है ना, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है. ठीक है. तो सेल साइकिल का बेसिक फंक्शन देखा जाए तो क्या होता है, डुप्लीकेट करना. ठीक है. जो वास्ट अमाउंट ऑफ डीएनए जो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में के फॉर्म में सेल के अंदर, है ना. अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना. जो भी डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो काफी अच्छे से कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं. ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनका सेग्रीगेशन होता है. ठीक है. सेग्रीगेशन होता है कब, जब सेल डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स में जाते हैं. सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है. ये एक सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ये डुप्लीकेशन होता है और उसके बाद फिर वापस से डिवाइड करते हैं. ये हमारा सेल साइकिल का बेसिक फंक्शन है. ठीक है. अब ये जो सेल साइकिल है ये 2 पार्ट में मेजरली डिवाइडेड होती है. एक होती है माइटोसिस, ठीक है, और एक होती है इंटरफेज. ठीक है. माइटोसिस को क्या बोलते हैं, एम फेज, और दूसरा क्या है, इंटरफेज.
सो इस दोनों पार्ट में हमारी पूरी सेल साइकिल डिवाइडेड है, ठीक है। तो सेल साइकिल जो है वो बेसिकली एम फेज में या फिर इंटरफेज में डिवाइडेड है। एम फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, राइट, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और लेटर ऑन क्या होता है, साइटोकाइनेसिस डिवाइड करती है और दो सेल्स बन जाती हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक है अबाउट द सेल साइकिल, उसका फंक्शन और सेल साइकिल में होता क्या है, स्टेजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि मैंने क्या यहाँ मेंशन करा है। अगेन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक सेल है, ठीक है। सेल का ग्रोथ होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ है, फिर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा है एंड डिवीजन के बाद हमें दो डॉटर सेल्स मिल गई हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है सेल साइकिल का, ठीक है। और इसी सेल साइकिल में ही हमें रेगुलेशन पढ़ना है ना, क्या क्या चीजें रेगुलेट कर रही है सेल साइकिल को। रेगुलेशन मतलब किसी चीज को ऑन करना या किसी चीज को ऑफ करना, है ना, रेगुलेशन का यही मतलब होता है, ठीक है। एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन एक तरीके से, ठीक है। तो यही चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। अब अगर आप यूकैरियोटिक सेल में जो भी डिवीजन, जैसे कि मैंने बताया इंटरफेज है, एक इंटरफेज होता है, ठीक है। इंटरफेज में क्या आता है, इंटरफेज में यूजुअली आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज, है ना, G1, S और G2। इसके बाद आता है हमारा M फेज। M फेज में क्या होता है, M फेज अगर माइटोसिस का देखें, माइटोसिस का, तो माइटोसिस में प्रोफेज होता है, देन प्रो मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस की चीजें हैं वो धीरे धीरे गायब होती हैं, ठीक है। फिर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, ठीक है। वापस से प्रोमेटाफेज में धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होती है वो सेंटर पे आकर के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाती हैं। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रही हैं। टीलोफेज में धीरे धीरे सेल्स जो होते हैं वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होंगे एंड हमारा जो वापस से जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वापस से रिफॉर्म होता है और इस तरीके से दो डॉटर सेल में हमारी डॉटर जो भी क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट होके आ जाते हैं। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है एम फेज का। और इंटरफेज में क्या होता है, G1, S और G2, ये फेजेस हमारे इंटरफेज में होते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरफेज की, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है इंटरफेज, इंटरफेज जो होता है ये आपका 23 आवर्स का होता है, ठीक है। 23 आवर्स का होता है, यानी 23 घंटे का आपका इंटरफेस होता है। और एम फेज जो होता है ये आपका 1 आवर का होता है। एम फेज कितना होता है, 1 घंटे का होता है ना, 1 आवर का होता है। तो अगर 24 आवर की साइकिल है, 24 आवर पूरा सेल साइकिल में 24 घंटे लगते हैं, तो 23 घंटे जो होता है वो सेल इंटरफेज में बिता रहा होता है और 1 घंटे का समय से एम फेज में बताता है, ठीक है, 24 आवर्स। अब अगर जीवन की बात करें, जीवन फेज में क्या होता है, तो जीवन सेल में फेज में क्या होता है, सेल में ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है। ग्रोथ होता है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो ये हमारा कुछ जीवन फेज में होता है, जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। जीवन को जीवन क्यों बोलते हैं, गैप 1, इसका फुल फॉर्म क्या है, गैप 1, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में सिंथेसिस, एस मतलब सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस हो रही है, सिंथेसिस होती है, ठीक है। एस फेज में क्या होती है, सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस किसकी हो रही है, डीएनए की। तो डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। सो एस फेज में हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये जो हमारा एस फेज होता है ये 8 आवर्स का होता है, 8 घंटे का होता है, 8 आवर्स का होता है। और जीवन फेज हमारा 11 आवर्स का होता है। G2 फेज की बात करें जो कि गैप 2 फेज है, इसमें अगेन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सेल अगेन क्या होता है, ग्रोथ होता है, सेल क्या करता है, थोड़ा बहुत ग्रो करता है। और ये जो होता है ये 4 आवर्स का होता है, ठीक है, 4 घंटे का होता है, ठीक है।
तो अगर आप 11 + 8 + 4 देख लें तो 23 घंटे हमारा इंटरफेज में सेल बिता रहा होता है। इंटरफेज हमारा जिसमें G1, S और G2 फेजेस आते हैं, ये हमारा इंटरफेज 23 आवर्स का, जिसमें G1 क्या होता है, ग्रोथ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल, और ये 11 आवर्स का होता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये 8 घंटे का होता है। और G2 फेज में अगेन कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, ग्रोथ होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, और ये 4 घंटे का होता है। तो ये हमारा G1, S और G2 फेज है, ठीक है। और यहाँ पर M फेज में क्या होता है, M फेज में सेल डिवाइड करता है, न्यूक्लियर डिविजन होता है, ठीक है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है माइटोसिस में, और ये 1 आवर का होता है। तो एक ये बेसिक हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग टू द, अगर हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो हमें जानना पड़ेगा कौन कौन से फेजेस होते हैं, ठीक है। अगेन ये स्लाइड दे रखी है आपको, जहां पर आप पढ़ सकते हो, ड्यूरिंग इंटरफेस द क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द न्यूक्लियस। तो इंटरफेस में डीएनए कैसा है, क्रोमोसोम कैसा है, डीकंडेंस्ड फॉर्म में है ना, डीकंडेंस्ड है, कंडेंस्ड नहीं है, और पूरा न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंटरफेस इज द टाइम ड्यूरिंग विच बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन आता है। तो इंटरफेस में जिसमें क्या आ रहा है, G1, S, G2 फेज आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहा है, और पूरा एक ऑर्डरली मैनर में होता है। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में सेल साइकिल में माइटोसिस होता है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, और ये एम फेज होता है, ये 1 आवर का होता है। अगेन इंटरफेज का गैप 1 यहां पर दे रखा है, जो हमारा G1 फेज है। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें डीएनए का क्या होता है, इंटरवल, एक तरह से इंटरवल है, गैप है, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि G1 होता है S, G2 M, है ना, तो M फेज और S फेज के बीच में है ये जो गैप पीरियड है, ये होता है हमारा G1। इसमें सेल कैसे है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है G1 फेज में। G1 फेज कितना है, 11 घंटे का है। S फेज देखिए, S फेज में सिंथेसिस हो रही है, किसकी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और ये 8 घंटे का है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, और माइटोसिस का प्रिपरेशन। G2 के बाद ही M फेज आ रहा है, तो यहाँ पर माइटोसिस का प्रिपरेशन होता है, और थोड़ी बहुत प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, और ये 4 आवर्स का है। तो ये हमारा सेल साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें G1, S, G2 को हम बोल देते हैं इंटरफेज बोल देते हैं, और ये हमारा M फेज है ना, M फेज जो कि माइटोसिस जिसमें होता है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल में गैप फेजेस होते हैं, जो कि सेपरेट करते हैं एस फेज को और एम फेज को, ठीक है, गैप 1, गैप 2, ठीक है। यहाँ पर गैप 1 फेज है G1, फिर हमारा S फेज है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन, G2 फेज है, उसके बाद M फेज है। M फेज में न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है अबाउट द सेल साइकिल, ठीक है, जहां पर कह रहा है कि सेल साइकिल कैसे होता है। अब एक यहाँ पर पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन करा है, आप रीड कर सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स सेल एंटर अ क्वेसेंट स्टेज कॉल्ड G0, ठीक है। अब ये G0 फेज क्या होता है, ठीक है, G0 फेज क्या होता है, G0 फेज जो होता है इसे हम बोलते हैं क्वेसेंट सेंटर, क्वेसेंट स्टेज, है ना। जो G0 स्टेज होता है, G0 स्टेज को बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज, क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का ग्रोथ फैक्टर एब्सेंट होता है ना। सेल क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, सेल रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, मतलब सेल में डिवीजन रुक जाता है फॉर दैट टाइम बीइंग। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, है ना, डिवीजन नहीं होता है। जो G0 फेज होता है इसमें ग्रोथ सीज हो जाता है, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स एब्सेंट होंगे। तो G0 फेज की बात करें, ग्रोथ फैक्टर्स एब्सेंट, ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, एब्सेंट है। यहां पर ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी, ग्रोथ सीज, ग्रोथ कैसी होती है, सीज हो जाती है, मतलब रुक जाती है ना। और प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे नर्व सेल्स क्या होती है, नर्व सेल्स में डिवीजन नहीं होता है, तो वो कहां रहती है, क्वेसेंट स्टेज में रहती है ना।
कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है स्किन में, स्किन के अंदर कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल है, स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये जो स्किन की फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, ये भी G0 फेज में या क्विसेंट स्टेज में चली जाती है, ठीक है। और जब से किसी तरह का रिपेयर करना होता है, ठीक है, तो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो जिससे कि ये सेल्स वापस से रीजॉइन करती हैं सेल साइकिल को, ठीक है। तो ये हमारा है G0 फेज के बारे में, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं कि G0 फेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर G0 फेज के बारे में एक पॉइंट मेंशन्ड है कि स्किन में फाइब्रोब्लास्ट सेल अरेस्ट हो जाती है G0 में, जब तक उसमें वापस से इसको स्टिमुलेट नहीं किया जाता है कि वो वापस से डिवाइड करे। और कब स्टिमुलेशन मिलेगा, जब किसी तरह का वुंड होगा, किसी तरह की इंजरी होगी, तो वापस से ये रीजॉइन करते हैं सेल साइकिल को, ठीक है, अनलेस ये G0 फेज में होता है, क्योंकि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स मिसिंग है। कौन से ग्रोथ फैक्टर्स इनको ट्रिगर करेंगे, प्लेटलेट डराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं ब्लड के प्लेटलेट से, जो कि क्या करेंगे, क्लॉटिंग कराते हैं और इस तरीके से हमारा सेल वापस से रीजॉइन करता है। अब यहाँ पर एक जो यह स्लाइड दे रखी है, यहाँ पर ये स्लाइड क्या मेंशन करी है, आप देख सकते हैं, स्लाइड को रीड करते हैं। अ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स इज लेबल्ड विद अ फ्लोरेसेंट डाई दैट बाइंड विद डीएनए। एक कुछ पॉपुलेशन ऑफ सेल्स को फ्लोरेसेंट डाई से, फ्लोरेसेंट डाई क्या होती है, फ्लोरेसेंट डाई अगर हम लगा देंगे डीएनए वाले पोर्शन पे तो वो हमें दिखाई देगा, है ना, वो चीज हमें दिखने लगेंगी। तो फ्लोरेसेंट डाई से क्या किया गया था, बाइंड किया गया था फ्लोरेसेंट डाई को डीएनए से, ठीक है। सेल्स आर देन पास थ्रू अ फ्लो साइटोमेट्री। अब सेल को एक फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक होती है, तो फ्लो साइटोमेट्री से सेल को पास किया गया था और देखा गया था कि सेल का पॉपुलेशन, नंबर ऑफ सेल्स देखे गए डिफरेंट फेजेस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर G1 लिखा है ना, यहाँ G1 का ये पीक है, ये S फेज है, और ये G2 प्लस M लिखा है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स है, आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स, यहाँ 2n है, यहाँ 4n है, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया डाटा आर प्लॉटेड एज द नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द डीएनए कंटेंट। तो यहाँ पर देखा गया क्या कि जो दो पीक आपको मिली है, एक 2n को बता रही है और एक 4n को, ठीक है, बीच में S फेज को। तो G1 फेज में जो सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 2n, ठीक है, G1 में कितना है, 2n है, लेकिन बीच में S फेज आया है और उसके बाद G2 और M फेज में जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना है, 4n, ठीक है। तो इस तरीके से 2n से 4n हो जाता है आफ्टर रेप्लिकेशन, जो कि S फेज में हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स दिखाई जा रही है, ये पीक मतलब इतने नंबर ऑफ सेल्स G1 में पाए जाते हैं और G2 में इतने सेल्स ही हैं और S में थोड़े कम है। ये स्लाइड मेंशन करने का सिर्फ पर्पस ये था क्योंकि क्वेश्चन जो इस बार आया था CSIR में, ठीक है, दिसंबर वाले पेपर में जो CSIR ने पेपर बनाया था वो कुछ इसी पीक्स पर ही बनाया था, ठीक है, जिसमें आपको ऐसा कुछ ग्राफ आपको पेपर में मेंशन था, इसीलिए ये स्लाइड मैंने मेंशन कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, सबसे ज्यादा G1 में है, ठीक है, जहां पर डीएनए का अमाउंट कितना है, 2n है, S फेज के बाद 4n हो गया डीएनए का अमाउंट, और G2 प्लस M में सेल्स का कंटेंट अमाउंट इतना है और S फेज में कितना है, लगभग बहुत कम है ना। अगर आप ऐसे देखो तो नंबर ऑफ सेल्स भी दिखा रहा है, ये पीक नंबर ऑफ सेल्स को बता रहा है। तो इस तरीके से ये डीएनए, सेलुलर डीएनए कंटेंट को हम देख सकते हैं बाय फ्लोरेसेंस डाई से टैग करके डीएनए को, पॉपुलेशन ऑफ सेल्स में जो डीएनए थे उसको फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर दिया गया, फ्लो साइटोमेट्री से पास किया गया और हमने फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी को इंडिविजुअल सेल्स में देखा और इस प्लॉट से हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेल साइकिल, अगेन मैं बोल रही हूँ सेल साइकिल का रेगुलेशन, ठीक है। सेल साइकिल का रेगुलेशन क्या देखता है कि सेल में सारी चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं, किसी तरह का डैमेज तो नहीं आ गया है ना, स्ट्रैंड्स में, डीएनए के स्ट्रैंड्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। तो ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, ये बेसिकली बहुत सारे प्रोसेसेस में ट्रिगर होता है। कब, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका G1 है, G1 के बाद लेट G1 में सेल एंटर सेल साइकिल एंड प्रोसीड टू S फेज। सेल साइकिल में एंटर कर रहा है और S फेज की तरफ जा रहा है, ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर
सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, इज एनवायरमेंट फेवरेबल, क्या एनवायरमेंट फेवरेबल है? तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट होगा या यहाँ पर जो चीजें प्रेजेंट होंगी, जो ये देखेंगी, ठीक है, कि क्या सारी चीजें सही है। उसके बाद यहाँ पर एम फेज के पास आप देख रहे हो डीएनए का रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं। यहाँ पर G2 जब सेल माइटोसिस की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट होते हैं वो क्या देख रहे हैं कि क्या एनवायरमेंट सही है, क्या सही से डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं। और जब हमारा सेल मेटा से एनाफेज की तरफ जाता है, मेटाफेज से एनाफेज की तरफ, तो देखते हैं कि क्या सही से सारा क्रोमोसोम अपने स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है कि नहीं, है ना। क्रोमोसोम क्या होता है मेटाफेज में, ऐसे स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच्ड होते हैं सेंटर पे ऑफ द सेल, है ना। तो यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, यहां पर मेटाफेज से जब एनाफेज होगा, एनाफेज में क्या होता है, ये हमारा मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटाफेज को, और यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनाफेज को। एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन हो जाता है ना, क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं इस तरीके से। तो ये तभी होगा जब सारे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सही से क्रोमोसोम से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट होगा वो यही चीज देखता है कि क्या सारे क्रोमोसोम अटैच्ड है कि नहीं। तो जो मैं आपको सेल साइकिल का रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट बता रही थी वो यही था कि सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में कुछ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ये बात देख रहे होते हैं कि एनवायरमेंट फेवरेबल है कि नहीं है कि सेल आगे मूव करे। ठीक है, सेल साइकिल में आगे सेल मूव करे ये देखने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये बात कंफर्म करते हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्लाइड यहाँ पर यही बता रही है। अब आगे बढ़ते हैं सेल साइकिल में, देखते हैं अब यहाँ पर एक जो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम है, इस सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम में एक कुछ काइनेजेस होते हैं। ठीक है, काइनेज होते हैं, ये काइनेज क्या देखते हैं हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल साइकिल में एक प्रोटीन होता है साइक्लिन और एक काइनेज होता है जिसका नाम है सीडीके। सीडीके का फुल फॉर्म देखा जाए तो ये होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये जो सेल साइकिल में ये जो दोनों साइक्लिन सीडीके हैं ये बेसिकली क्या है, सेल साइकिल रेगुलेटर्स हैं। ये जो साइक्लिन है ये हमारा प्रोटीन है और ये जो सीडीके है ये काइनेज है जो जिसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है साइक्लिन पे। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं जो भी सेल साइकिल के इवेंट्स हैं, जो भी चेक पॉइंट्स की तरह यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर रेगुलेटर्स या कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं, वो साइक्लिन सीडीके होते हैं। ठीक है, अगेन मैं बता दूं साइक्लिन जो है एक वो प्रोटीन है और सीडीके हमारा एक एंजाइम है। काइनेज मतलब एंजाइम है। ठीक है, अगर मैं आपको काइनेज का मतलब समझाऊं तो काइनेजेस जो होते हैं उनका काम होता है कि फॉस्फोरिलेशन करना। फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब हुआ, फॉस्फेट का एडिशन, मतलब फॉस्फेट का एडिशन। ठीक है, फॉस्फेट का ये एडिशन कहां करेंगे, ये किसी प्रोटीन के अमीनो एसिड पे फॉस्फेट का एडिशन करेंगे। ठीक है, फॉस्फेट का एडिशन करते हैं किसी प्रोटीन के अमीनो एसिड पे। ठीक है, तो ये जो काइनेजेस है और ये जो साइक्लिन है ये दोनों मिल करके सेल साइकिल का कंट्रोल सिस्टम संभाल रहे हैं। ठीक है, हमारा साइक्लिन क्या है, प्रोटीन है, और सीडीके क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, अब अगर हम काइनेज का मतलब समझ लिए, काइनेज क्या होते हैं, काइनेजेस जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली फॉस्फोरिलेशन करते हैं, मतलब फॉस्फेट का एडिशन करते हैं। ठीक है, कहां पर करेंगे, किसी अमीनो एसिड पे। ये जो साइक्लिन होती है, साइक्लिन का नेचर देखा जाए ये रेगुलेटरी सब यूनिट है ना, ये रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, रेगुलेटरी सब यूनिट। और ये जो सीडीके है ये हमारी कैटालिटिक सब यूनिट है, कैटालिटिक सब यूनिट। और ये साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में काम करते हैं सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, मतलब साइक्लिन सीडीके अगर साथ में होंगे तभी काम करेंगे, अकेले अकेले काम नहीं करते हैं। दैट्स वाई साइक्लिन रेगुलेटरी सब यूनिट है और सीडीके हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है। ठीक है,
साइक्लिन जो होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, साइक्लिन जो होता है हर सेल साइकिल में, हर एक साइकिल में क्या होता है, इसका सिंथेसिस और डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, साइक्लिन का क्या होता है, साइक्लिन का सिंथेसिस होता है, साइक्लिन की बात हो रही है, साइक्लिन का सिंथेसिस होता है एंड डिग्रेडेशन होता है, मतलब बनता है और टूटता है ना, टूटता है। वहीं सीडीके की बात की जाए तो सीडीके कांस्टेंट होता है, सीडीके टूटता नहीं है क्योंकि ये एंजाइम है, एंजाइम को नहीं है ना, तो ये एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है। एक्टिव कब होगा, ये काम कब करेगा, जब इसके साथ साइक्लिन अटैच होगा। ठीक है, ये एक बेसिक स्लाइड है जो आपको साइकिल के कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता रही है कि सेल साइकिल में साइक्लिन और सीडीके नाम के कॉम्प्लेक्स बनता है। ये साइक्लिन क्या है, साइक्लिन प्रोटीन है जो कि हर एक सेल साइकिल में सिंथेसाइज करता है और फिर डिग्रेड करता है। साइक्लिन डिग्रेड करेगा तब सेल साइकिल आगे बढ़ेगा, है ना, तभी सेल साइकिल आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट फेज पे जाएगा। ठीक है, और सीडीके क्या है, सीडीके हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, एक काइनेज एंजाइम है जो कि फॉस्फोरिलेशन का काम करेगा और फॉस्फेट एडिशन। ठीक है, और ये कैटालिटिक सब यूनिट होता है और ये कांस्टेंट है, ये टूटता नहीं है, ये डिग्रेड नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है अबाउट द साइक्लिन सीडीके। अगेन मैंने सेंट्रल, ये सेल साइकिल का कंट्रोल सिस्टम कौन है, साइक्लिन और सीडीके। आप देख सकते हैं ये दोनों इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सीडीके और साइक्लिन साथ में प्रेजेंट है, तो ये एक्टिव है ना। यहाँ पर पॉइंट मेंशन है, दे आर द मेंबर ऑफ फैमिली। सो साइक्लिन सीडीके क्या है, ये फैमिली प्रोटीन काइनेज के मेंबर है, इनको क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिकल चेंजेस इन द सीडीके एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय साइक्लिन, तो साइक्लिन जो है वो सीडीके की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। साइक्लिकल चेंज इन साइक्लिन प्रोटीन लेवल रिजल्ट इन साइक्लिक, तो यहाँ पर वही अगेन सेम पॉइंट से मैंने मेंशन किया है, आप रीड कर सकते हैं, जिसमें यही मेंशन है कि किस तरीके से साइक्लिन सीडीके साथ में एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और साइक्लिन जो होता है अंडरगोज सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, और सीडीके जो होता है ये कांस्टेंट रहता है और इसकी एक्टिविटी जो होती है वो साइक्लिन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट फेजेस है सेल साइकिल में, उसमें साइक्लिन और सीडीके कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या नाम होता है। अगर हम जीवन सीडीके का नाम देखें, सो जीवन सीडीके में जीवन फेज में साइक्लिन डी और सीडीके 4-6 होगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट की, पूरा फोकस वर्टिब्रेट पे होना चाहिए आपका। सेकेंड देखते हैं, जीवन एस सीडीके में साइक्लिन ई और सीडीके 2 होता है। एस सीडीके में साइक्लिन ए और सीडीके 2 और 1 होता है। एम सीडीके में साइक्लिन बी और सीडीके 1 होता है। ठीक है, और यहां पर आप बडिंग ईस्ट का देख रहे हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है ये हमारी क्या है, बडिंग ईस्ट है। यहां पर आप साइक्लिन CLN3 सीडीके 1, CLN1 2 सीडीके 1, CLB5-6 सीडीके 1, CLB1 2 3 4 सीडीके 1, ये कुछ साइक्लिन सीडीके है जो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल में प्रेजेंट है। और ये क्या होते हैं, ये साइक्लिन्स जब डिग्रेड होंगे तभी सेल साइकिल जीवन से एस की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर एस से एम की तरफ जाएगा। तो ये कौन से साइक्लिन किस फेज में काम करते हैं ये यहाँ पर मेंशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगी। अगेन मैं आपको बता दूं, DEAB मैंने जिस तरीके से आप एग्जाम के लिए याद किया था मैं आपको बता दे रही हूँ लर्न करने का तरीका। DEAB 46221 इस कोड से मैंने इसको याद किया था और मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया था। ये क्या था, जीवन एस और एम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने याद किया था। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CDK 1 का दूसरा नाम क्या है, CDK 1 का को CDC 2 बोलते हैं, CDC 2। ठीक है, CDC 2 बोलते हैं, CDK 1 को CDC 2 बोलते हैं वर्टिब्रेट में और फिशन ईस्ट में। ठीक है, कहां पर बोलते हैं, वर्टिब्रेट में
एंड फिशन ईस्ट में। सो ये वर्टिब्रेट और फिशन ईस्ट में, फिशन ईस्ट का एग्जांपल है साइजोसैक्रोमाइसिस पोम, ठीक है, क्या नाम है इसका, साइजोसैक्रोमाइसिस पोम। जून 2023 में इसका नाम लेकर, एस पोम का नाम लेकर क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिशन ईस्ट है, और ये फिशन ईस्ट में और वर्टिब्रेट में CDK1 को CDC2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर CDK1 को CDC28 बोलते हैं, किसमें, बडिंग ईस्ट में। किसमें बोलते हैं, बडिंग ईस्ट में। बडिंग ईस्ट का नाम अभी मैंने बताया था, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, है ना। ईस्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बडिंग ईस्ट में CDK1 को CDC28 बोलते हैं, और वर्टिब्रेट एंड फिशन ईस्ट में CDK1 को CDC2 बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा फिशन ईस्ट के बारे में मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ। फिशन ईस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस पोम, फिशन ईस्ट में जो अभी हमने इस स्लाइड में क्या देखा था, बडिंग ईस्ट के सारे साइक्लिन CDK को देखा था, राइट। लेकिन फिशन ईस्ट के लिए, फिशन ईस्ट की बात यहां पर मैं करने जा रही हूं, जिसका नाम है एस पोम। एस पोम मतलब साइजोसैक्रोमाइसिस पोम, ठीक है। इसके लिए जो CDK1 है, दैट इज CDK1 को क्या बोलते हैं, CDC2। अभी हमने क्या पढ़ा, CDK1 को क्या बोलते हैं, CDC2। एंड यहाँ पर जो साइक्लिन होता है वो होता है CDC13। CDC13, इसके अलावा और भी साइक्लिन है, लेकिन मेजरली यही साइक्लिन रोल प्ले कर रहा होता है इनके सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, जहां पर जो भी पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। एग्जाम में CDC2 नाम से क्वेश्चन आया था जून 2023 में, ठीक है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सैक्रोमाइसिस पोम का फिशन ईस्ट है, द फर्स्ट सेल टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, यहाँ पर CDC13 CDC2, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको CDC2 और CDC13 जो कि एस पोम यानी सैक्रोमाइसिस, साइजोसैक्रोमाइसिस पोम के बारे में है, और जिससे क्वेश्चन पूछा था, ये एक इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ठीक है, इनका साइक्लिन CDK का नाम CDC2, एंड साइक्लिन का क्या है, साइक्लिन का क्या नाम है, साइक्लिन का नाम है CDC13। अब यहां पर आप देख सकते हो वही जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि G1 फेज में, यहां पर G1 लिखा है, यहां पर S है, ये G2 है एंड ये M है। सो G1 के लेट आप देख सकते हो साइक्लिन D CDK46 कहां काम कर रहा है, G1 में, है ना, लेट G1 में। और अर्ली S फेज में साइक्लिन E और CDK2, G1 और S फेज का यही था, साइक्लिन E CDK2। फिर साइक्लिन A CDK2 S फेज में था, और M फेज में था साइक्लिन B A या CDK1, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर साइक्लिन CDK के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर मैं आपको काम बताऊं इनका, तो जो G1 साइक्लिन है वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। G1 साइक्लिन जो होता है एक्टिवेट होता है अपने CDK से, और ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है CDK को, और ये स्टार्ट करता है सेल साइकिल को प्रोग्रेशन में स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर हम G1S साइक्लिन की बात करें तो ये लेट G1 में काम करता है। G1S साइक्लिन की बात करें तो ये एक्टिवेट करता है CDK से, लेट G1 में कमिट करता है सेल साइकिल एंट्री को, ठीक है, सेल साइकिल को एंटर कराता है, कमिट टू सेल साइकिल एंट्री, सेल साइकिल की एंट्री कराता है, सेल साइकिल को स्टार्ट कराता है, ठीक है, G1S साइक्लिन। और क्या कराता है, इनका लेवल धीरे धीरे S फेज में फॉल कर जाता है, ठीक है, इनका लेवल जो है S फेज में फॉल कर जाता है, लेवल फॉल्स इन S फेज में इनका लेवल फॉल कर जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा S साइक्लिन क्या था, अभी हमने देखा था DEAB, अभी हमने जस्ट देखा था AB, है ना,
ये क्या हो गया, एक्टिवेट करता है सीडीके को और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कराता है, एक्टिवेट करता है अपने सीडीके को, अपने जो इनका जो सीडीके था उसको एक्टिवेट कराता है, कंट्रोल करता है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कराता है। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रही हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं छोड़ नहीं रही हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका लेवल जो होता है फॉल करता है माइटोसिस में, लेवल फॉल करता है कहां पर, माइटोसिस में, लेवल फॉल्स इन मिड माइटोसिस में, इनका लेवल फॉल करता है। और ये कुछ अर्ली माइटोटिक इवेंट को भी कंट्रोल करते हैं, अर्ली माइटोटिक इवेंट। सो कुछ अर्ली माइटोटिक इवेंट को भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। एम साइक्लिन की बात करें, एम साइक्लिन की बात करें, यहां पर स्पेस नहीं है, मैं इधर रख रही हूं। एम साइक्लिन अगेन एक्टिवेट करता है अपने सीडीके को, ठीक है। और ये क्या कराता है, ये एंट्री इनटू माइटोसिस स्टिमुलेट करता है, माइटोसिस में एंट्री, स्टिमुलेट माइटोसिस में एंट्री, माइटोसिस में एंट्री, G2M ट्रांजिशन की तरफ देखता है, G2M ट्रांजिशन को, G2M ट्रांजिशन को देखता है। और साथ में इनका लेवल जो है मिड माइटोसिस में फॉल करता है, ठीक है। इनका लेवल नहीं करेगा, इनका लेवल करेगा, ठीक है। इसका इस पॉइंट को हटा दे रहे हैं। ये तो एलिवेटेड रहता है M तक, ठीक है, ये एलिवेटेड रहता है M तक, इसका लेवल एलिवेटेड है अंटिल M फेज। और ये मिड माइटोसिस में इनका लेवल फॉल इन मिड माइटोसिस। सो ये जो चेक पॉइंट्स मैं आपको बार बार बता रही हूं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन कहां पर क्या काम करता है, ठीक है। G1 साइक्लिन, G1 S साइक्लिन और M साइक्लिन, ठीक है। जो यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं सेल साइकिल में कहाँ प्रेजेंट होता है और इनका काम क्या है, ये बेसिकली देखते हैं कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रेगुलेट करते हैं कि सेल साइकिल में चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी प्रोसेसेस सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होते हैं, इनका नाम क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको स्लाइड्स में दिखा दिया है, ठीक है। जहां पर वर्टिब्रेट का भी हमने देख लिया है, फिशन ईस्ट का भी देख लिया है और बडिंग ईस्ट का भी देख लिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगेन जो पॉइंट मैंने लास्ट में आपको बताया है, अगेन वहां पर मेंशन है। पहला है आप G1 साइक्लिन, ठीक है। G1 S साइक्लिन जो है देखो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इनका लेवल जो है S फेज में फॉल कर जा रहा है, ठीक है। S साइक्लिन का लेवल जो है वो लेट G1 से स्टार्ट हो रहा है और मिड माइटोसिस तक रह रहा है, ठीक है। एंड माइटोटिक जो है M साइक्लिन यहाँ पर ग्रीन कलर से प्रेजेंट है, इसका धीरे धीरे मेटा टू एना ट्रांजिशन के समय ये चल रहा है। तो ये एक फेज है, जितना भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है ये सेम सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर रहा है और दिखा रहा है। साइक्लिन सीडीके का लेवल, कौन से फेज में सेल साइकिल के कौन सा साइक्लिन सीडीके काम करेगा। तो ये आपका पॉइंट था यहां तक कि साइक्लिन सीडीके के बारे में मैंने आपको बता दिया। साइक्लिन सीडीके कौन से साइक्लिन कहां पर प्रेजेंट है ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे थे, हमने क्या देखा था कि जो साइक्लिन है, साइक्लिन सीडीके जब साथ में प्रेजेंट होंगे तब क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना, एक्टिव होते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा। बट ये जो एक्टिवेशन है ये पार्शियल एक्टिवेशन होता है, ठीक है, पार्शियल एक्टिवेशन होता है। अगर सीडीके अकेला प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। सीडीके अकेला होगा, साइक्लिन अलग होगा, सीडीके अलग होगा, तो ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। इनएक्टिव क्या होगा, इनएक्टिव होगा। साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो एक्टिव होंगे, लेकिन कैसा एक्टिवेशन है, पार्शियल एक्टिवेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर एक साइक्लिन सीडीके के साथ यहाँ पर इनको और ज्यादा कंप्लीट एक्टिवेशन के लिए CAK प्रेजेंट होता है, जिसके बाद ये क्या होते हैं, साइक्लिन सीडीके कंप्लीट एक्टिव हो जाते हैं। साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका कंप्लीट एक्टिवेशन होता है। सो ये कंप्लीट एक्टिवेशन के लिए कौन है, CAK, ठीक है।
सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, ये अगेन एक काइनेज है जो कि फॉस्फोरिलेट करके क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, ये जो सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज है ये क्या करते हैं, ये कंप्लीट एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट एक्टिवेशन करते हैं और इस तरीके से हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीटली एक्टिव हो जाता है, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगेन आपको यही देख रहे हो आप, सीडीके यहाँ पर इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है सीडीके, यहाँ पर पार्शियली एक्टिव हो गया जब साइक्लिन ऐड हुआ है, पार्शियल एक्टिवेशन हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ पर CAK जब ऐड होकर फॉस्फोरिलेट किया है, एक्टिवेटिंग फॉस्फेट, तो यहाँ पर फुल्ली एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो ये फुल्ली एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर साइक्लिन अकेला जो होता है ये पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं करता है, नॉट फुल एक्टिवेट, लेकिन यहाँ पर जब एक CAK ऐड होता है तो क्या होता है, पूरा एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। ये जो CAK है, यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर देते हैं, CAK जो फॉस्फेट का एडिशन करता है, ये फॉस्फेट ऐड करता है थ्रियोनिन पे, थ्रियोनिन रेसिड्यूज पे, ठीक है। थ्रियोनिन एक अमीनो एसिड है, ठीक है, तो ये थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट का एडिशन करता है, ठीक है। थ्रियोनिन रेसिड्यू पे, प्रोटीन के थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फेट का एडिशन करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, अगर हम रिवीजन करें तो हमने एक सेल साइकिल का इवेंट्स देख लिया, हमने देख लिया कंट्रोलर कैसे है सेल साइकिल में, ठीक है, कौन कौन से कंट्रोलर प्रेजेंट है, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर में हमने साइक्लिन सीडीके के बारे में देख लिया, ठीक है, साइक्लिन सीडीके कैसे सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे उनका कंट्रोलर है, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स हमने देख लिए, कौन से फेज में कौन सा काम करता है हमने ये देख लिया, वर्टिब्रेट में देखा और किस में देखा, बडिंग ईस्ट एंड फिशन ईस्ट में, ठीक है, बडिंग ईस्ट में एंड फिशन ईस्ट में। इसके बाद हमने क्या देखा, साइक्लिन सीडीके कैसे काम करते हैं उनके बारे में जाना, ठीक है, साइक्लिन क्या है, सीडीके क्या है, और उनको एक्टिवेशन देख लिया, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना एनफ है, ये पार्ट 1 है, और सेल साइकिल रेगुलेशन पार्ट 2 में मैं इनका और ज्यादा, साइक्लिन सीडीके किस तरह से और ज्यादा रेगुलेट होते हैं और कौन कौन से रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।